नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा दायर कर सकता है। अगर हम आपसे ये कहें कि साथी का क्या काम होता है या फिर आपकी साथी से उम्मीदें क्या होती है, हालांकि उम्मीद करना तो वर्जित है कि किसी से आप उम्मीद कीजिए, लेकिन जब आपका कोई साथी होता है तो आपका स्वतः उसके साथ एक उम्मीद बंध जाता है कि वे आपका हर कदम पर साथ देंगे। लेकिन जब राजनीति में कोई आपके साथ है तो आप इस उम्मीद के साथ अगर आप आगे चल रहे हैं तो आप समझिए कि आप राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि पीठ में खंजर घोंपना, साथ रहकर साथ नहीं रहना, ये तमाम चीज़ें नई तरह की जो राजनीति चल रही है इसमें जो है सबसे प्रबल और सबसे प्रभावी माने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं तमाम चीज़ों का उपयोग हो रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम इस तरह की चीज़ों का क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि अभी वर्तमान में पूरे देश में अगर राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक चहलकदमी बनी हुई है तो वह है 2024 को लेकर के। बिहार से इस बात की शुरुआत हुई है। बिहार हमेशा से बगावत वाली धरती रही है, तो बिहार के बगावत वाले भूमि से और राजनीतिक रूप से उपजाऊ भूमि से जो है एक नया किरण जो है वो फूटा है और वह नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है उत्साहित दिख रहा है। नीतीश कुमार जी खुद उस किरण के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि कैसे देश के जो है प्रधानमंत्री के पद पर जाकर के उस कुर्सी पर अपना नाम अंकित कर लिया जाए, वो अभी सुनहरे अक्षरों में। अब आपको नीतीश कुमार जी को बिहार का जो कुर्सी है उस पर अंकित नाम जो है वह अब छोटा सा लगने लगा। क्या होता है कि जब हम रास्ते में होते हैं और किसी मंजिल को देखते हैं तो वह बहुत जो है मंजिल भी हमें उम्मीद से उतनी ही उम्मीद से देखता है, लेकिन जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वही बात हो जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो नीतीश कुमार जी के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। खैर, घर भी हाथ से जाते जा रहा है, इस बारे में सबको पता है। लेकिन अब बहरहाल हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी कैसे विपक्षी एकता को कायम करने की कोशिश कर रहे थे। देश के शीर्ष पद में से एक हम बात करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोशिश कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी को लेकर के कैसे कोशिश कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे। सोनिया गांधी जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, विपक्षी एकता में शामिल होते हैं और लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी यह कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार संभालना है और नीतीश कुमार जी को केंद्र की राजनीति करनी है। लालू प्रसाद यादव जी का जो अपना महत्वाकांक्षा है वह दिख रहा है और वह पुत्र मोह के रूप में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार के शीर्ष पद अगर देखें तो बिहार का जो मुख्यमंत्री का पद है उस पर आसीन करवाना अपने पुत्र को, और इसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी तैयार हैं। और इसी के बीच में आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी कह रही है, लालू प्रसाद यादव जी से ओपन कह रही है बीजेपी कि आप जदयू के 5 विधायकों को तोड़ करके अपना सरकार बना लीजिए, नीतीश कुमार पर भरोसा मत कीजिए, जो भी डील हुआ है उन तमाम चीज़ों को भूल जाइए। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर आपको ये पता चले कि लालू प्रसाद यादव जी अपना जो है वह नाम आगे कर दिए प्रधानमंत्री के लिए तो कैसा लगेगा। हालांकि चीज़ें जो है वह स्पष्ट होना जरूरी है। आप थंबनेल देख करके आए हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के साथ साथ पूरे देश में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है उस राजनीतिक परिस्थिति में एक बार फिर से भूकंप आ गया है और हलचल मचा दिया है पप्पू यादव जी का बयान ने। पप्पू यादव जी आपको बता दें कि वो लालू प्रसाद यादव जी के एक समय में उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते थे। लालू प्रसाद यादव जी पप्पू यादव जी के कैसे राजनीतिक गुरु रहे हैं और पप्पू यादव जी राजद के लिए कितना कुछ किया है, पप्पू यादव जी कैसे सक्रिय थे, या फिर यूँ कहे कि पप्पू यादव जी के लिए राजद ने क्या किया है, लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया है, ये इतिहास की बातें हैं, आपको विधिवत पता है। और अभी वर्तमान में पप्पू यादव जी राजनीति तो कर रहे हैं और एक समाज सेवी की बड़ी भूमिका में भी रहते हैं। पप्पू यादव जी हर जगह जहां जनता को मुसीबत दिखता है वहां पप्पू यादव जी पहुंचे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब आपको बता दें, जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और इसके बाद से सरकार में स्थिरता नाम की चीज़ नहीं देखी जा रही है। कैसे, तो आपको याद होगा कि कैसे जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद आपको याद होगा कि अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाने वाले मास्टर की हम बात कर रहे हैं, मास्टर साहब की, मास्टर साहब जो है उन्हें मास्टर कार्तिकेय सिंह को जो है
वह बिहार का कानून मंत्री बनाया जाता है। कानून मंत्री बनाने के साथ ही वे एक नया विवाद जन्म ले लेता है और पता चलता है कि जिस दिन वे कानून मंत्री पद पर शपथ ले रहे थे उसी समय उनके नाम पर जो है वह वारंट इशू था और उसी दिन उनको सरेंडर करना था कोर्ट में, और वे बिहार के कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है खड़ा हुआ नया सरकार पर। और पहले से भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और राजद परिवार के साथ जंगल राज शब्द आते रहा है, और राजनीति में नीतीश कुमार जी ने जंगल राज शब्द का यूज करके कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी है यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी जब आप इस बार लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे और ऐसा मामला हो जाए जिस दिन सरकार बनी ही है, यानी कि आप मंत्री को शपथ दिला रहे हैं और पता चल रहा है कि वो जिसको आप शपथ दिला रहे थे वे मामले में फरार घोषित थे, उनको सरेंडर करना था, तो मतलब कितना हास्यास्पद बात हो जाता है। इसके बाद नीतीश कुमार जी आनन फानन में जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश कुमार जी की वर्तमान स्थिति तो ऐसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राजद नीतीश कुमार जी के कहने पर झुकती है। और झुकती कैसे है आपको याद होगा, और झुकने के साथ ही राजद बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं इसको राजद की ओर से, क्योंकि अनंत सिंह कितना महत्वपूर्ण है किसी भी दल के लिए, मतलब वोट बैंक के हिसाब से यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और ऐसे में अनंत सिंह जिस मास्टर कार्तिकेय के लिए लालू प्रसाद यादव जी से सीधे कहते हैं कि आप इनको टिकट दीजिए, जितवाने का दावा हम करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी उनका नाम जो है एमएलसी चुनाव से पहले खुद घोषित करते हैं इस टिकट के लिए, तो आपको याद होगा कि उनका कितना बड़ा कद था। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी के एक बार कहने पर मास्टर कार्तिकेय जी जो है वो पहले उन्हें तो नीतीश कुमार जी कानून मंत्री से हटा करके गन्ना मंत्री बनाते हैं, और उसके बाद मास्टर कार्तिकेय जी जो हैं वह इस्तीफा दे देते हैं, वह आपने देखा। इसके बाद आपको बता दें कि यह विवाद का सिलसिला खत्म नहीं होता है। सुधाकर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट राजद के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट, तो सुधाकर सिंह जो हैं वह जगदानंद सिंह जो कि राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं। और सुधाकर सिंह पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। कैसे बीजेपी में रह चुके हैं आपको याद होगा 2010 का चुनाव, कि कैसे जो है वह राजद के एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया था और उस टिकट उस समय उसके नाम की चर्चा हो रही थी, यानी कि सुधाकर सिंह के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला था। तो उसके बाद सुधाकर सिंह को वहाँ से बीजेपी ने खड़ा कर दिया था, और जिसके बाद जगदानंद सिंह जी अपने ही पुत्र के खिलाफ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजद के जो आम कार्यकर्ता थे उनके लिए वे राजद के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे थे, और उनका जो काम है वह, उनका जो परिश्रम है वह फल में तब्दील भी हुआ था, और सुधाकर सिंह को करारी हार मिली थी। हालांकि सुधाकर सिंह बीजेपी में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे थे, उनके बीजेपी से उनको खड़ा किया गया था। तो सुधाकर सिंह बीजेपी से वे चुनाव भी लड़े, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिली थी। यानी कि सुधाकर सिंह बीजेपी से होकर के आए हैं वो अलग बात है, लेकिन जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं ये इम्पोर्टेंट है। और जगदानंद सिंह जी का क्या मतलब एक छवि है राजद के भीतर, कितने अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ किस जाति किस समाज से आते हैं। और तेजस्वी यादव जी अगर A to Z पार्टी की बात करते हैं तो जगदानंद सिंह जी का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। मतलब तेजस्वी यादव जी अगर A to Z पार्टी होने की बात करते हैं राजद के बारे में, तो ऐसे में जगदानंद सिंह जी का जो वो पद है वह इस बात का, तेजस्वी यादव जी के इस बयान का समर्थन करता है। तो ऐसे में आपको याद होगा कि कैसे जगदानंद सिंह जी के पुत्र जो हैं वह सुधाकर सिंह, जिन पर पूर्व में चावल घोटाले का भी आरोप है, तो सुधाकर सिंह जी पर चावल घोटाले का आरोप रहा था। पहले 50 लाख रुपए के मुचलका पर जमानत पर रिहा हुए थे, आपको 50 लाख रुपए के मुचलका पर रिहा हुए थे सुधाकर सिंह जी। तो सुधाकर सिंह जी जब बिहार में इस बार आपको बता दें कि कृषि मंत्री बनते हैं, इसके बाद बीजेपी लगातार उस पर सवाल खड़ा कर रही थी। इसके बाद यह भी बातें उठनी शुरू हो गई थी कि अनंत सिंह के जो करीबी थे मास्टर कार्तिकेय, उन पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सुधाकर सिंह क्यों बच रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही अगर राजद के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी वो एक बयान देते हैं तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, और इसके ठीक बाद जो है सुधाकर सिंह जी का इस्तीफा ले लिया जाता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा परिप्रेक्ष्य को देखिए, मौजूदा परिस्थिति को देखिए। सुधाकर सिंह मतलब एक ऐसे नाम बन गए थे जो जिस पर बीजेपी के साथ साथ सभी लोग सवाल खड़े कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए भी यह बात मुश्किल होने वाली थी। कैसे, तो आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव जी इस बार कंप्रोमाइज करने के मूड में 2020 के चुनाव, 2019 और 20 का चुनाव से कुछ हुआ या ना हुआ हो, लेकिन विपक्षी दल जो है वह एक शब्द सीख गए, वह है कंप्रोमाइज करना। आपने देखा कि अब कैसे केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है कांग्रेस कंप्रोमाइज कर रही है,
वो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कैसे कंप्रोमाइज़ कर रही है, गांधी परिवार से हटा करके देने की बात कर रही है, राहुल गांधी जी कैसे पीछे हटने के लिए तैयार हैं, विपक्षी एकता की बात चल रही है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट की अभी बात नहीं चल रही है, लेकिन एकजुट करने की बात चल रही है। 2019 में कोशिश हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को लेकर के मामला फंस गया था, तो सभी दल ने सीख लिया है। और इसके बाद अब देखें राजद में अपने चहेतों की भी बलि देने की परंपरा शुरू हो गई है, क्योंकि मकसद साफ है, एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य दिख रहा है कि सामने क्या है, वह है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। चाहे शिवानंद तिवारी जी का बयान हो, लालू प्रसाद यादव जी का बयान हो, और जगदानंद सिंह जी का खुद बयान हो कि तेजस्वी यादव जी 2023 में ही सत्ता संभालेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और नीतीश कुमार जी इसके बाद जो है केंद्रीय राजनीति को देखेंगे। तो ऐसे में जगदानंद सिंह जी के जो पुत्र हैं सुधाकर सिंह जी, जो बिहार के कृषि मंत्री थे, उनका विकेट गिराया गया है, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा हुआ था पहले से भी, और बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर जो है घेरने की कोशिश कर रही थी, बड़ी रणनीति बना रही थी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी कहीं से घेरना नहीं चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के 2023 से 25 के बीच में जो मुख्यमंत्री बनने का जो उनका अभी सिलसिला चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, उस ट्रेन में कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं लगे, ऐसा किया जा रहा है। और इसमें कितने चहेते ऐसे हैं जिन पर भी कोई दाग, कोई दिक्कत वाली चीज़ें आ रही है, तो इस बार नो कंप्रोमाइज़ के मूड में तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं। हालांकि अब आपको बताते हैं कि सुधाकर सिंह जी पर जो बयान पप्पू यादव जी ने दिया है वो बेहद खास है। पप्पू यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुधाकर सिंह जी गोडसेबाजी विचारधारा के थे और बीजेपी के वो अभी तक संपर्क में थे। पप्पू यादव जी ने ये तब कहा है जब ये इस्तीफा वाला प्रकरण हुआ है। पप्पू यादव जी ने कहा है, वो लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे परिवार को काफ़ी करीब से पप्पू यादव जी जानते हैं। तो ऐसे में उन्होंने सुधाकर सिंह के बारे में कहा है कि सुधाकर सिंह जी गोडसेबाजी विचारधारा के हैं और वह बीजेपी का अभी भी एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। नई सरकार बनने के साथ ही वे सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए थे। पप्पू यादव जी के इस बयान पे बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह जी सीधे तौर पर ऐसे एक नेता हैं, ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने ही विभाग के बारे में कहा था कि विभाग में, उनके ही विभाग में यानी कि कृषि विभाग में सभी चोर बैठे हैं और वे जो है खुद चोरों के सरदार हैं, अपने बारे में कहा था। इसके बाद बीजेपी ने खूब जम करके घेरा था कि जब मंत्री ही कह रहे हैं कि चोरों के सरदार हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्या हो गए। मतलब समझ रहे हैं आप कैसे बातों को घुमाया गया था। लेकिन सुधाकर सिंह जी कितनी मुखरता से अपनी बात को रख दिए थे सबके सामने। इसके बाद नीतीश को, वो अपनी बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार जी उनको बुला करके पूछे थे उनसे जो उनका दिक्कत क्या है। आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल के बैठक से कैसे वो बिना जवाब दिए हुए निकल गए थे और ये तमाम चीज़ें अस्थिरता पैदा कर रही थी सरकार में। और पप्पू यादव जी का कहना है ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा था। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है बीजेपी के इशारे पर हो रहा था, सारी पटकथा बीजेपी लिख रही थी और सरकार को इंटरनली अस्थिर करने का प्लान था। इसके साथ ही पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि इस तरह के लोगों से बच करके रहने की जरूरत है तेजस्वी यादव को, और इसलिए भी बच के रहना है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी अगर इस तरह के लोगों के संपर्क में नहीं रहते तो अब तक लालू प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री होते। बात समझिए, इधर नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चल रही है, इधर पप्पू यादव जी चर्चा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री होते अगर इन तरह सुधाकर सिंह जैसे लोगों के संपर्क में नहीं होते। बात समझिए, मतलब एक वजह नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चल रही है और दूसरी ओर पप्पू यादव जी ने एक नया राग जो है वो आलाप दिया है सुधाकर सिंह के ही बहाने, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के प्रधानमंत्री बनने की बात छेड़ दी है। बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी की अभी कितनी सीटें हैं, लालू प्रसाद यादव जी की कितनी फैन फॉलोइंग है, लोगों में कितना उत्साह है, बिहार की जनता में लालू प्रसाद यादव जी के नाम को लेकर के कितना उत्साह है, अब समझ रहे होंगे। तो ऐसे में अब एक होता है ना कि जैसे आपने देखा था 2020 के चुनाव के बाद प्रमोशन विथ डिमोशन, एक नया शब्द जो है वो बेहद सुर्खियों में रहा था। तो जैसे तेजस्वी माफ कीजिएगा सुशील मोदी इसके पहले भुक्तभोगी बने थे और सुशील मोदी जी को बिहार की राजनीति से बाहर देकर प्रमोट करके बाहर भेज दिया गया, लेकिन उनका जो क्षेत्र था उससे उन्हें दूर कर दिया गया था। मतलब ऐसे समझिए कि कोई एक्टिव एक दरोगा है, उन्हें जो है प्रमोशन दे दिया जाता है लेकिन ऐसे एरिया में भेज दिया जाता है जहां उन्हें करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपको प्रमोशन तो मिल गया लेकिन आपको टेक्निकली जो है वह आपको डिमोशन कर दिया गया। तो ऐसे में आप सीधे तौर पर समझ रहे होंगे कि पप्पू यादव जी ने इस पूरे प्रकरण पर बयान तो दिया है, लेकिन बयानबाजी देने के साथ ही बयान में उन्होंने सपोर्ट किया है
इस इस्तीफे को और कहा है कि यह इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव जी को पहले ही इन ऐसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक नई जो है आग में एक नई जो है आग सुलगा दी है बिहार की राजनीति में, और वो है लालू प्रसाद यादव जी के प्रधानमंत्री बनने वाली बात। अब देखते रहिए कुरुक्षेत्र है, क्या कुछ बदलाव होता है। कहीं से भी कोई चिंगारी आती है और इस चिंगारी को हवा मिल जाती है, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है और बिहार का राजनीतिक तापमान हमेशा ही बढ़ा रहता है। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ। जो भी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और हमारा मनोबल ऐसे ही बुलंद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।